मैं सर का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजन कुमार। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर विद द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू के बारे में तो सब जानते ही हैं। इट्स वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। सर अगर आप अपने करियर के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ, आपकी जर्नी कैसी रही? And what your academic life and your career trajectory look like? Thank you, Ritika, and I would like to thank Sanjay ji for giving me this opportunity, and of course Ritika. तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जो बिहार के लोग हैं, आज विजयादशमी है और आज इस मौके पे हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं एक आप ही की तरह से बिहार से आया था और उस समय जो आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं आज के पहले के समय पे तो कुछ अलग थे, आज के कुछ अलग होंगे। लेकिन आप ही की तरह हमारे भी एस्पिरेशंस होते थे जिसमें कि हमारा मकसद बिहार के बच्चे जो आते हैं पहले हायर एजुकेशन में आते हैं, उसके बाद फिर आगे जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप ही लोग की तरह हमारे भी मकसद बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था कि हमें क्या करना है। हमें करना था 2-3 चीज़ क्योंकि आप जब बिहार से आते हो तो एक तो सरकारी नौकरी आपको करनी होती है। दूसरा कि आपका आपका जो मुख्य मकसद होता है, वह होता है कि आप सिविल सर्विसेज़ क्योंकि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और सबको कलेक्टर बनना मतलब वो सबसे बड़ी बात समझी जाती थी उस समय और अभी अभी भी लगता है कि वो लगभग-लगभग उसी ढंग का माहौल चल रहा है। तो आप ही की तरह से मैं भी जब प्लस 2 में अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, प्लस 2 मैंने पटना कॉलेज में किया था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया था बीए के लिए अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री डिपार्टमेंट रामजस कॉलेज में आ गया था। उसके बाद मैं एमए के लिए फिर जेएनयू में एमए, एमफिल, पीएचडी फिर थोड़ी-सी पढ़ाई हमने अमेरिका और रूस में भी की है। तो हमारा मकसद बहुत ही साफ था, बहुत ही क्लियर था कि मैं एक आईएएस बनना चाहता था आपकी तरह से। और उसके बाद जब और आईएएस क्यों बनना चाहते थे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिहार के बच्चे आते हैं, तो उनको एक ही ख्वाब दिखाया जाता है उसके परिवार में, उसके समाज के द्वारा। उनको लगता है कि अगर वो कलेक्टर बन गए तो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है, यानी कि आप जो माउंट एवरेस्ट होता है समझ लीजिए आप उस पे चढ़ गए, उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं है, मतलब वो अल्टीमेट है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो मैं भी वही करना चाहता था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता था। और उसका कारण यह है कि हमारी जो बिहार की सोसाइटी है, वो काफ़ी हायरार्किकल है, जहाँ पे कि एक पॉलिटिकल हायरार्की है, क्लास हायरार्की है और जो जाति व्यवस्था जो वहाँ पे उसके कारण से हायरार्की है। तो वहाँ पे पावर को मतलब जो शक्ति का जो ये है, उसका जो वो शक्ति का जो परिभाषा है, उसको हमारे बिहार के बच्चे बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और शक्ति कई तरीके से आता है, उसको जानते हैं एक तो कि मसल पावर, वो जानते हैं कि मसल पावर जो कि डंडे की शक्ति से जो आप अपने आप को एम्पावर करते हैं, तो उसको समझते हैं बच्चे। और दूसरे बच्चे समझते हैं कि जो आप किसी जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं पुलिस में आप चले जाएँ या आईएएस जिसमें कि आप काफ़ी जो आपकी जो कुर्सी होती है, वो काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती है, तो आप उसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये लेकिन यहाँ आने के बाद जब दिल्ली आया मैं, तो दिल्ली के बाद मुझे क्या लगा कि एक शायद तीसरा भी तरीका है जिसमें कि जो शक्ति की जो परिभाषा आप समझेंगे तो पहला एक तो मसल पावर होता है, दूसरा मनी पावर होता है और तीसरा जो होता है कि नॉलेज पावर होता है। नॉलेज मतलब आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो भी उससे आपको एक तरह से बहुत आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता है समाज में या देश में या विदेश में भी। तो ये तीनों चीज़ से मुझे लगता है बिहार के बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और हालाँकि वो ज्ञान को शक्ति के रूप में उस ढंग से नहीं देखते हैं जैसे कि मसल पावर को देखते हैं या फिर जो मनी पावर है या फिर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन के माध्यम से जो पावर है। तो इन चीज़ों को बिहार के बच्चे अच्छी तरह समझते हैं और मैं कोई जुदा नहीं था, मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं था। मैं एक शुरू से ही बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत ही टैलेंटेड या जीनियस बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उन्हीं चीज़ों से प्रभावित था। लेकिन जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि ये तो मतलब यहाँ पे कुछ दूसरे भी रास्ते हैं जिससे कि आपका अच्छा करियर भी बन सकता है जिससे कि आपका अच्छा विकास भी हो सकता है और समाज में लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आए तो मैं बता दूँ कि मैं एक मेरा बिहार एक ही बार मैंने एक एग्ज़ाम दिया था यूपी पीसीएस का और उसमें मेरा हो भी गया था।
लेकिन मैं जब देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त उसमें चले गए हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं मिल पा रहा है जो कि मुझे अब जिस ढंग का चीज़ चाहिए वो मुझे शायद नहीं मिल पा रहा था। मैंने देखा कि जिस ढंग के लोग वहाँ पे जिस ढंग के इश्यूज़ आ रहे थे, जिस ढंग का पॉलिटिसाइज़ेशन हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, तो बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता अगर मैं उसमें चला जाता। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ जब दिल्ली में आया तो देखा कि जो अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं, वो एक दूसरी तैयारी भी करते हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट के लिए तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि वही सबसे अच्छा है। फिर कुछ लोग तैयारी करते हैं कि हमको विदेश जाना है, कुछ लोग जर्नलिज़्म की तैयारी करते हैं, कुछ लोग एकेडमिक्स को ही बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है वो शुरू से ही बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो एकेडमिक्स है उसके स्टडीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो तब ये सारा ज्ञान जो है मुझे यहाँ आके प्राप्त हुआ। थोड़ा-सा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और फिर जेएनयू में। और जेएनयू एक ऐसा परिवेश देता है जिसमें कि आप जो सिविल सर्विसेज़ या उस ढंग की जो नौकरियाँ हैं उसको आप मानते हैं कि वो एक तरह से क्लेरिकल जॉब है। उसमें आपका जो एक स्वायत्त होना चाहिए, जो एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो वहाँ पे आपको नहीं मिल पाती है। तो उसके बाद मेरा एक तरह से जो होता है कि ज्ञान आपको जो खुलना शुरू होता है, ज्ञान के मार्ग जो दूसरे मार्ग दिखने शुरू होते हैं, तो वो मुझे दिखने शुरू हो गए और मुझे लगा कि ये तो इसमें तो एक अच्छा करियर बन सकता है। इसमें फिर मैंने एमए किया और एमए के बाद फिर एमफिल, पीएचडी जेएनयू में जेएनयू में किया। थोड़ी-सी पढ़ाई जैसा मैंने बताया कि फिर अमेरिका में किया। तो वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है या आईएएस, आईपीएस तरह के जो जॉब हैं, वो उसकी तो इज़्ज़त नहीं है। वहाँ पे तो उसको एक लोअर कैटेगरी जॉब माना जाता है। जो वहाँ पे जिस जॉब को काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो है लॉयर के जॉब को बहुत अच्छा माना जाता है, मेडिकल प्रोफ़ेशन को बहुत अच्छा माना जाता है और जो हायर रिसर्च होता है, जिसमें कि आप साइंटिस्ट बनते हैं, सोशल साइंटिस्ट या जो नेचुरल साइंस में आप जाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसकी और फिर उस ढंग से मेरा जो सोचने का तरीका है काफ़ी बदल गया। पहले मुझे अगर आपकी उम्र में होता, तो मुझे अगर चॉइस दिया जाता कि तुम आईएएस बनोगे कि शाहरुख खान बनोगे, तो मैं आईएएस बनता। तो इस ढंग की समझ थी हमारी, लेकिन बाद में परिपक्वता आती है, आपकी समझ बढ़ती है, तो फिर आप अपने आप को बदल लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद मैं फिर जेएनयू से पढ़ाई की, लगभग 6-7 साल में पीएचडी तक रहा मैं और उसके बाद मैं थोड़ा-सा एक तरह से लकी था कि मैं जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे टीचिंग जॉब जॉइन कर लिया असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसकी मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूँ और मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें थियरीज़, रिसर्च मेथड और उसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया भी मैं पढ़ाता हूँ। तो इस ढंग के कोर्सेज़ मैं पढ़ाता हूँ और जेएनयू जल्द ही एक तरह से ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू करने वाला है, जिसमें कि जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे किसी कारण से तो उनको वो ऑनलाइन कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। तो रितिका यही थी मेरी छोटी-सी शुरुआत इंट्रोडक्शन। आगे आप क्या सवाल होंगे आपके? यस सर। तो सर आपने मेंशन किया कि आपने जेएनयू में एमए, एमफिल, पीएचडी करा और उसके बाद ही आपने यू जॉइंड एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर हम बात करें एकेडमिक्स में करियर बनाने की, तो कोई स्टूडेंट कैसे एकेडमिक के फील्ड में जा सकता है और वहाँ पर वो कैसे अपने करियर की ग्रोथ कर सकता है? एंड क्या-क्या प्री-रिक्विज़िट होते हैं? क्या डिग्री की प्री-रिक्विज़िट होती है? रिसर्च व्हाट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? जी। तो जो एकेडमिक करियर होता है, मैं हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। हर एक लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, चाहे वो स्कूल टीचिंग करें या यूनिवर्सिटी में टीच करें। लेकिन चूँकि मेरा स्पेशलाइज़ेशन यूनिवर्सिटी का है, तो मैं उसके बारे में बात बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ हमारे जो यहाँ पे सहयोगी हैं, साथी हैं, कि जो मेरे हिसाब से जो एकेडमिक्स का करियर होता है, ये लगभग सबसे अच्छा, सबसे शांतिपूर्ण और बहुत ही आपको एक संतुष्टि मिलती है। आप बाद में भले ही आपके परिवार के हिसाब से वो नहीं आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ़ होता है, जो एकेडमिक एक जो सैटिस्फैक्शन होता है, तो वो आपको इसमें मिलता है, जो कि शायद दूसरे जगहों पे नहीं मिलता। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप जाते हैं, तो आपको शायद जो सरकार के विरोध में आप ना तो लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि आप उसके विरोध में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, जिसके लिए जेएनयू फेमस है,
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको इसी एकेडमिक करियर में मिलता है और इसको आप शुरू में तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसको एक तरह से महसूस करते हैं, उसको एक तरह से एन्जॉय करते हैं आप। तो जो एकेडमिक करियर है, ये बहुत ही बढ़िया करियर है। इसमें जो आपके जो बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट हैं, वो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप ज़्यादातर लोग जो हायर एजुकेशन में टीचिंग में जाते हैं, वो एमए के बाद और सबसे ज़्यादा पीएचडी के बाद, क्योंकि आजकल के क्या क्या सिस्टम हो गया है कि अगर आप एमए करते हैं तो उसके पॉइंट्स होते हैं, अगर आप एमफिल करते हैं तो उसके पॉइंट्स होते हैं। हालाँकि एमफिल को खत्म किया जा रहा है, तो आगे से ज़्यादातर जगहों पे एमफिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के पॉइंट्स मिलते हैं, सर्टेन कहीं पे 10 पॉइंट, कहीं पे 15 पॉइंट इस ढंग के मिलते हैं। तो सबसे अच्छा तो यह होता है कि आप पीएचडी कर लें। और पीएचडी अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसका निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं, जेएनयू से करते हैं या फिर बीएचयू से करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ से करते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, फिर चेन्नई में, मुंबई में। तो बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें कि आपको आप आगे हायर स्टडीज़ वो कर सकते हैं। ये आप एमए से स्टार्ट करेंगे, फिर एमए के बाद सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एक और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इंडिया में टीचिंग के लिए, वह है नेट का रिक्वायरमेंट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, जो कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो उसको कंडक्ट कराती है और उसमें आपको अगर टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना है, तो वो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको उस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। अगर कई स्टेट भी इस ढंग के नेशनल एंड नेट अगर पास करके, नेट और जेआरएफ बोला जाता है। जेआरएफ अगर आपको अगर पास करते हैं, तो आपको पैसे भी मिलेंगे। तो जेआरएफ का मतलब हुआ कि नेट प्लस पैसा। अगर जेआरएफ नहीं भी हुआ, अगर आप नेट क्वालीफाई कर चुके हैं, तो भी आप पूरे देश में कहीं भी एलिजिबल हैं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी या जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे बिहार में भी होता है और कई जगहों पे होता है। तो अगर स्टेट एलिज सेट जो है अगर उसको पास करते हैं, तो उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे स्टेट उस डिग्री को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। और अब जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको एमए में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनका थोड़ा-सा रिलैक्सेशन होता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनका 55% मार्क्स होना ज़रूरी है और एमए पास करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आपने नेट पास कर लिया है, तो जहाँ भी उस सब्जेक्ट में इंटरव्यू के लिए जहाँ भी वैकेंसीज़ आती है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको केवल इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसी दरमियान एक दूसरा जो रास्ता आपको हायर एजुकेशन के लिए खुलेगा, वो कि आप विदेशों में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं और बिहार के बच्चों को मैं बता दूँ, कि ये जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। मैं जब आया था जेएनयू में, उस समय तक, जबकि मैं डीयू में बीए कर चुका था, लेकिन उस समय तक भी मुझे ये नहीं पता था कि एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिल सकता है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। और बिहार के बच्चों की गणित काफ़ी अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो एक जीआरई टेस्ट होता है, जो यूएस जाने के लिए होता है, तो उसमें अगर आपकी गणित अच्छी है और अगर आपके रीज़निंग कैपेसिटी अच्छी है, थोड़ी-सी इंग्लिश की तैयारी अगर कर लें, तो एमए के बाद आप वहाँ ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। हालाँकि वो थोड़ा-सा कुछ खर्च आपके आएँगे, लाख के आस-पास रुपए खर्च करने पड़ेंगे शुरू-शुरू में, क्योंकि वो एग्ज़ाम में टोफल और जीआरई ये सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। और उसके बाद आप विदेशों में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। यूएस में जा सकते हैं, यूके में जा सकते हैं, जर्मनी में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, ये सारे कंट्री जा सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो एक आइडेंटिटी होता है, वो फिर बिहार का नहीं रह के वो एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी बन जाती है, जो कि पूरे विश्व में कहीं भी आप फिर टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। जो साइंस के हैं, उन साइंस से रिलेटेड, या जो सोशल साइंस के हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप दिमाग में रख सकते हैं, अगर आप उच्चतर शिक्षा में जाना चाहते हैं, भारत में या विदेश में। राइट सर। तो सर आपने मेंशन किया कि बिहार के बच्चे विदेश में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्यों उन्हें जाना चाहिए। तो हमने पिछले सेशन में इसको अच्छे से कवर किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में और बाकी कंट्रीज़ में पढ़ाई कैसी होती है। पर अगर हम इसका फ्लिप साइड देखें अब कि
why should somebody study in India over abroad? तो कैसा एकेडमिक लाइफ में डिफरेंस होता है कोर्स स्ट्रक्चर में, अगर आप हमें बताएं उसके बारे में. सॉरी सर, वी कांट हियर यू. एक आप अनम्यूट करेंगे सर? Yes, yes. Okay, यस. sorry, I muted by mistake. It's I pressed something. Yeah. The question that Ritika is asking that what are the advantages of studying in India compared to the other places? कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं उसकी तुलना में अगर भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या-क्या सुविधाएं हैं? देखिए भारत में भी कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च वाले वो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं मैं बता दूँ। और जैसे कि जो आईआईटी है या फिर मान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है या फिर जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट के बाद आप एमए के बाद आप वहाँ पे पीएचडी के लिए या फिर जो रिसर्च उनका ये होता है, जो वैकेंसीज होती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में रहने का जो एक तो सीधा एडवांटेज यह है कि आप अपने परिवेश में रहते हैं। आपका अगर मान लीजिए कि अगर लैंग्वेज एप्रोप्रिएट नहीं है, जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, वो अगर डेवलप नहीं है, तो फिर आप भारत में रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि भारत में सुविधा है कि आप अपने जो लैंग्वेज है, हिंदी में या बंगाली में या जो भी आपका लैंग्वेज है, तो अपने एक तो लैंग्वेज का एडवांटेज मिलता है और लैंग्वेज का जेएनयू में भी आप हिंदी में रिसर्च कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जेएनयू में अगर आप आते हैं, तो अंग्रेजी में ही आप अपना रिसर्च करें। तो एक तो लैंग्वेज का एडवांटेज मिलता है। दूसरा कि कुछ बच्चों के लिए दिक्कत यह होती है कि जो अमेरिका में जाना या यूके में जाना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, खर्च उसमें थोड़े से आते हैं। शुरू-शुरू में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गए, फेलोशिप मिल गए, तब तो आप ईज़िली वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फेलोशिप नहीं मिला, तो वो हमारे बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। ख़ासकर जो एमए तक लगभग आपको अमेरिका में भी फेलोशिप की मिलने की संभावना कम होती है, पीएचडी में ज़्यादा संभावना होती है। तो पीएचडी के पहले अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भारत का ऑप्शन है, ये एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट जैसे मैंने अभी गिनाया था, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पे रिसर्च भी काफ़ी अच्छे होते हैं और इन जगहों पे जाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपको रास्ता दिखेगा। आप तो इन सारे जगहों पे 3 चीज़ों से सीखते हैं। एक तो कि यहाँ पे अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको, जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा यह कि जो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि मुझे जिसने ने इन्फ्लुएंस किया है या बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, वो है उनका जो एक अगल-बगल का जो परिवेश बच्चों का मिलता है। आपका जो पीयर ग्रुप होता है, तो पीयर ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं और इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जाएँगे तो आप देखेंगे कि आपके पीयर ग्रुप्स बड़े डाइवर्सिफ़ाइड होते हैं। वो केवल बिहार के नहीं होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, तमिलनाडु के होते हैं, कर्नाटका के, गुजरात के होते हैं, पंजाब के होते हैं। तो ये सारे बच्चे अलग-अलग तरह से सोचते हैं। तो इस परिवेश में जब आप रहते हैं, तो आपको भी पता चलता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आज का बच्चा वो कोशिश कर सकता है और आपको एक तरह से आपको नया रास्ता दिखेगा और उससे आप काफ़ी प्रभावित होते हैं। और तीसरा कि जो आप जब हॉस्टल में रहते हैं या दूसरे परिवेश में जाते हैं, तो आपको एक उस अलग का जो एनवायरनमेंट है, उससे भी आपको लर्निंग होता है। उनका जो इकोसिस्टम होता है, जो वो माहौल होता है, उससे आप काफ़ी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इन सारे चीज़ों से आप काफ़ी सीख सकते हैं और मुझे लगता है कि भारत में भी सुविधाएँ हैं अच्छे रिसर्च का, तो वो आप मुझे लगता है कि अगर आप चाहें कि आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी सस्ते हैं। जैसे आप जेएनयू में पढ़ाई करेंगे तो जेएनयू सब्सिडाइज़्ड है क्योंकि जेएनयू में जो बच्चे आते हैं वो एग्ज़ामिनेशन पास करके आते हैं। लाखों बच्चे एग्ज़ामिनेशन देते हैं उसमें मुश्किल से 4 से 5,000 बच्चों का एडमिशन होता है। तो चूँकि एक मेरिट क्राइटेरिया होता है तो सरकार की पॉलिसी होती है कि मेरिट को सपोर्ट करना और उनको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट देना। तो जेएनयू में अगर आप आएँगे तो यहाँ का फ़ीस बहुत ही कम है। आपको मेस का फ़ीस केवल देना पड़ता है जो कि 3 से 4,000 के आस-पास होता है और उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी होता है जो कि ज़्यादातर जगहों पे लिया जाता है, तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी कम है। कहीं पे ₹500 है, कहीं पे ₹700 है, तो ये अलग-अलग इंस्टीट्यूट में अलग-अलग है। लेकिन ये सारी सुविधाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं भारत में तो। राइट, एब्सोल्युटली सर. तो आपने हमें जेएनयू के बारे में थोड़ा बताया और जेएनयू में क्या फीस स्ट्रक्चर है वो बताया. तो अगर हम अब बात करें जेएनयू के एडमिशन प्रोसेस की, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए एक स्टूडेंट को कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं
और क्या-क्या व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन अ स्टूडेंट, वो क्या देखते हैं अपने स्टूडेंट में? जी, थैंक यू रितिका। तो जेएनयू में 3 लेवल पे आपका एडमिशन हो सकता है। एक तो कि अगर आप अभी आपने +2 किया है, जिसमें कि केवल इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं बिहार में। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपको यहाँ पे जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज़ है, जहाँ पे कि विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है। तो उन भाषाओं में अगर मान लीजिए कि कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन या स्पेनिश इत्यादि, अगर इन भाषाओं की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको वो एक अच्छा एक करियर ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि आपने अब मान लीजिए जर्मन और चाइनीज़ में पढ़ाई की, तो आज वो उन सारे विषयों में पढ़ने के बाद आपके जॉब की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। उसका कारण ये है कि बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ भारत में आते हैं और उन कंपनियों को उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और फिर हमारी विदेश सेवा में जो है, उसमें भी जो ट्रांसलेटर हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जो विदेशी भाषाओं को जानते हैं, उनकी ज़रूरत खुफिया एजेंसी में होती है। तो उन सारे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब मिल जाता है। एक साधारण सा जॉब उनको भी बीए करने के बाद या एमए करने के बाद निश्चित रूप से मिल जाता है। दूसरा जो होता है, ज़्यादातर जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एडमिशन एमए या एमएससी के लेवल पे होता है। तो जैसे कि सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या फिर जो संस्कृत में, या जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एमए और एमएससी के लेवल पे आप ले सकते हैं। तीसरा जो होता था एमफिल होता है, लेकिन एमफिल चूँकि अब खत्म हो रहा है, तो आपको पीएचडी के लेवल पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो पीएचडी के लेवल पे भी आप दूसरे जगह में पढ़ाई करते हैं, तो फिर जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको इन हर एक लेवल पे जेएनयू में आपको एंट्री के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। और आजकल तो ये कंप्यूटराइज़्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें कि बीए, एमए और पीएचडी लेवल पे भी आपको कंप्यूटर के लेवल पे एडमिशन होता है। बीए और एमए में आपको केवल जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, यानी कि जो कंप्यूटर में ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, उसमें कि आपको सवाल दिए जाएँगे और 4 उसके ऑप्शंस दिए जाएँगे। उनमें जो उपयुक्त ऑप्शन होता है, उसको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से आपको को आंसर करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बीए या एमए का जो यहाँ पे पैटर्न है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये अभी शुरू हुआ है 2 साल पहले। पहले सब्जेक्टिव होता था, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाते थे, और आपको फिर उसके आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, उस ढंग के आंसर्स देने पड़ते थे। लेकिन चूँकि अभी सारा चीज़ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कंडक्ट कर रही है, तो उसने सारे चीज़ को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव चॉइस आंसर्स आपको उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो और पीएचडी में क्या होता है कि पीएचडी में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आपने अगर एमए कर लिया है, तो उसके बाद आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। और ये जेएनयू के बच्चों के लिए भी इंटरव्यू होगा। अगर जेएनयू में भी आपने एमए किया है, तो उसके बाद फिर से आपको पीएचडी के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। तो पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और फिर आपको पीएचडी में इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा। और जो सबसे जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है जेएनयू में, वो आप 2-3 चीज़ में, अगर बीए में जा रहे हैं, तो आपको देखा जाता है कि बच्चे की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, लॉजिकल जो कैपेसिटी है वो है कि नहीं, और फिर एक जनरल अवेयरनेस जो समाज के बारे में होना चाहिए, वो है कि नहीं। तो उससे जो संबंधित सवाल होते हैं, वो पूछे जाएँगे। अगर आप एमए के लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपको वो उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे कि जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, एसआईएस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ बोलते हैं इसको। तो उसमें अगर आप टेस्ट देते हैं, तो फिर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित, जैसे कि इंडिया-पाकिस्तान संबंध क्या है, जो कुछ जो थ्योरीज़ होते हैं, उस पे कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के सवाल हो सकते हैं, कुछ हिस्ट्री के सवाल हो सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री में अपीयर होते हैं, तो एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जो उससे संबंधित सवाल होंगे, तो वो पूछे जाएँगे आपको। और ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये जो अभी जो पैटर्न है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि और कोई भी बच्चा दे सकता है। आप आपने आपने अगर साइंस भी किया है, आपने अगर ह्यूमैनिटीज़ भी किया है, मान लीजिए एक संस्कृत पढ़ाई की है या हिंदी पढ़ाई की है, उसके बाद भी आप जेएनयू में किसी भी सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होता है इंटरडिसिप्लिनरी होता है, उसमें आप एसएएस में दे सकते हैं या फिर हिस्ट्री में दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर हिस्ट्री की पढ़ाई की है, तो आगे भी हिस्ट्री की पढ़ाई करें। आप इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ये जो जेएनयू का जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है, वो अभी यही है। राइट सर, दिस वाज़ वेरी हेल्पफुल। हुँ, क्योंकि जेएनयू का पैटर्न स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता इज़िली बिकॉज़
changed very recently. So thank you very much for this information, sir. अगर अब हम बात करें डिग्री के बारे में कि कोई कैसे आइडेंटिफाई करे कि उनको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, शुड दे गो फॉर अ स्पेसिफिक डिग्री और शुड दे गो फॉर अ जनरलाइज्ड डिग्री? जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उनको एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहिए या एमए इन इंटरनेशनल relations, which is a more specific field, specific subject inside political science. तो ये कोई स्टूडेंट कैसे डिटरमिन कर सकता है? देखिए, अगर आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको लगता है कि मुझे जैसे कि अमेरिका की राजनीति जो है उसको समझना है, शीत युद्ध की जो राजनीति है उसको, या सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसको समझना है, या अभी जो नए फॉर्मेशंस आ रहे हैं कि क्वाड, मालाबार, ये सब अगर एक्सरसाइजेज़ है वो, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो केवल डिग्री के लिए आप नहीं जाइए। क्योंकि अगर आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको लॉ का फ़ील्ड चुनना चाहिए, या फिर आपको जो मैनेजमेंट है या कोई जो टेक्निकल डिग्री है उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में एमए, पीएचडी में अगर आगे जाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, और प्लस आपका पहले का बैकग्राउंड क्या है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है तो आप फिर शायद आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ना चाहेंगे, या इंग्लिश लिटरेचर शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे। आपका लिटरेचर का अगर बैकग्राउंड है तो शायद आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप उसी लिटरेचर के फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और तीसरा कि आप किस ढंग के करियर को चूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है और आपको प्रोफ़ेसर मान लीजिए बनना चाहते हैं। तो आप शायद आप 2 फ़ील्ड में आप करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ना चाहेंगे, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसी में रहना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों फ़ील्ड जो हैं काफ़ी रिलेटेड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जो है कि आपको सोशियोलॉजी अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो जाने का तो जा सकते हैं, लेकिन अगर एक कंटिन्यूटी होता है, यानी कि आपका बीए में सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, फिर एमए में भी सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, फिर पीएचडी उसी सब्जेक्ट में किया है, तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज यह मिलता है कि आपकी समझ अच्छी होती है, और फिर आप उसी पे अपने नॉलेज को बिल्ड अप करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो नॉलेज बिल्ड अप होता है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसके एडवांटेज थोड़े से मिलते हैं, क्योंकि आप एक फील्ड से नॉलेज को दूसरे फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिन एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आपका करियर आप प्रोफ़ेसर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, या रिसर्चर के रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर अगर ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कतें भी आती हैं कि मैं अगर हिस्ट्री से पढ़ के बाद में पॉलिटिकल साइंस चला जाऊँ, पॉलिटिकल साइंस से जाके फिर हिस्ट्री में पीएचडी करूँ, तो वो एक तरह से हौच-पौच हो जाता है। एक कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाता है। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ अपने आप को पूछेंगे, पहला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तीसरा कि आप किस ढंग के करियर को आगे चूज़ करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए आपको एनजीओ में काम करना चाहते हैं, तो आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर जर्नलिज़्म का फ़ील्ड में अगर जाना चाहते हैं आगे, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस ढंग के सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप इन तीनों को अलाइन कर लें कि आपको इंटरेस्ट, आपका फ्यूचर और जो बैकग्राउंड है, इन तीनों के हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि आपको किस फ़ील्ड में जाना उचित रहेगा। राइट सर। तो सर इस हिसाब से देखें तो अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी डिग्री की चॉइस, दे हैव चोज़न व्हाट डिग्री दे वांट टू डू, उन्होंने देख लिया कि उन्हें कौन-सी डिग्री करनी है। अब बात आई यूनिवर्सिटी चूज़ करने की कि कौन-सी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन-सी का नहीं देना चाहिए। तो हाउ कैन वन पर्सन मेक दिस चॉइस कि उनको क्या-क्या अपने माइंड में रखना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज़ करते समय, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली? देखिए, हायर स्टडीज़ में अगर आप जाना चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटी चूज़ करने की बात है, तो एक तो कि आप ये देखें कि आपका जो बैकग्राउंड है लैंग्वेज का, चूँकि बिहार के बच्चे इसमें ज़्यादा हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए एडवांटेज होता है अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटी को चुनते हैं जो कि जहाँ पे उनको क लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज है वो नहीं होता है। मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे चले जाते हैं कि जिसमें कि वो आपकी अगर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या फिर उस आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, तो थोड़ी-सी मुश्किलें हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप केरला में चले जाते हैं, या बंगाल में जाते हैं, तो वहाँ पे या तो इंग्लिश आप जानते हैं, या नहीं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो बंगाली या तमिल या तेलुगु या उस ढंग के होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोकस उस पे होना चाहिए।
क्योंकि जो भी भारत में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जेएनयू, डीयू, हैदराबाद इत्यादि, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सफिशिएंट जो एक तो इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर जगहों पे चलता है, लेकिन जैसे दिल्ली में, बीएचयू में, इलाहाबाद में या फिर जो हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इंग्लिश अगर करते हैं तब तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इंग्लिश का एडवांटेज मिलता है। किसी भी क्योंकि हायर स्टडी ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। लेकिन इन सारी जगहों पे जो मैंने बताया कि हिंदी रीजन में, हिंदी मीडियम में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आप रैंक देख सकते हैं। जैसे कि आजकल एमएचआरडी का भी एक लिस्ट आता है, उसमें वो रैंक बताते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं या जो मैगज़ीन्स हैं, वो आज के टाइम पे वो रैंकिंग निकालते हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो क्या-क्या इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, तो उसके रैंकिंग क्या-क्या है। तो वो एक तरह से, हालाँकि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसका एक इंडिकेटर होता है। वो एक इंडिकेटर होता है कि उस हिसाब से आप एक समझ जाते हैं कि अच्छा, ये 10 यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन मिलता है, तो वो अच्छा हो सकता है। आप अगर आपको डाउट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आए, तो सबसे अच्छा होता है कि आप किसी प्रोफ़ेसर से बात कर लें, क्योंकि उनको पता होता है। अगर प्रोफ़ेसर नहीं मिला, तो आप जो जो ये रैंकिंग्स है, आप उसको देख लें, इस ढंग के रैंकिंग से, या फिर जो आपका पीयर ग्रुप है, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होगा या कहीं और पढ़ाई कर रहा होगा, तो आप उनसे बात कर लें, तो ये इन 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 जो सवालात हैं, उनके आपको जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे। राइट, डेफिनिटली सर। रैंकिंग्स देखने का आइडिया जो है वो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें एक सवाल आया था पिछली बार सेशन के बाद कि मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो उनके लिए सर क्या रिकमेंडेशन स्टैंड्स कि आप रैंकिंग देख के चूज़ करिए। तो सर अगर हम आगे बात करें ये इस बात की कि कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उनके माइंड में ये कॉन्स्टेंटली चलता है कि उनको नेक्स्ट ईयर, कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो नेक्स्ट ईयर ही एमए करना है या 1 साल का गैप लेना है, 1 साल कुछ जॉब करनी है। सेम फॉर एमए के बाद पीएचडी जिनको करनी है उनके लिए। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई आफ्टर बैचलर्स एंड फॉर आफ्टर योर एमए फॉर पीएचडी? जी, थैंक यू रितिका। अगर मुझे लगता है कि अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे लगता है कि आप ब्रेक मत कीजिए मेरे हिसाब से। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, वो इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कि अगर आप बीए मान लीजिए हिस्ट्री में कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं, या फिर सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, इस ढंग के सब्जेक्ट में अगर आप कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बीच में ब्रेक नहीं लें। क्योंकि क्या होता है कि अगर ब्रेक आप ले लेते हैं, एक तो कि आपको बहुत अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर साइंस भी अगर करते हैं तो इमीडिएटली बीए के बाद बड़े अच्छे जॉब मिलने की संभावना कम है। अगर आप कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज़ ये कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आपको फिर हायर स्टडीज़ में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप टेक्निकल आप एजुकेशन में मान लीजिए जाते हैं, जिसमें कि लॉ या मैनेजमेंट या फिर कुछ मान लीजिए कि कोई एनजीओ पे, सिविल सोसाइटी, मान लीजिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे कि उसकी पढ़ाई होती है, सोशल एजुकेशन या उस ढंग की पढ़ाई जो होती है। तो अगर इन सारे जगहों से अगर आप एमए करते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप जॉब करते हैं और फिर जॉब करने 1-2 साल जॉब करने के बाद फिर वापस आते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन अगर आप सोशल साइंस में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरा एडवाइस ये होगा कि बीए में आप फ्रेश होते हैं, आपकी मेमोरी फ्रेश होती है, आपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, उसको भूलते नहीं हैं, तो आपके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, उसको पास करना काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इमीडिएटली उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आपका एंट्रेंस भी क्लियर हो सकता है। जॉब करने का कुछ एडवांटेज आपको इसमें नहीं मिलेगा। जब हम पीएचडी के इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो अगर वो जॉब किया है तो उसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम नहीं देते हैं। अ लेकिन यही अगर आप मैनेजमेंट में जाते हैं, मान लीजिए कि आपने बीबीए किया है या लॉ किया है, तो एलएलबी कर लिया है, उसके बाद 1-2 साल काम कर लिया, तो आपको प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर आप अगर एलएलएम करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है।
लेकिन हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप लोग, मुझे लगता है कि एमए तक तो बिल्कुल कंटिन्यूअस कीजिए। उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको डिसकंटिन्यू करना है, पीएचडी करना है कि नहीं करना है, एमए तक बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद इनफैक्ट एमए में जाके आपको जो सब्जेक्ट है उसका रियल एक्सपोज़र मिलता है। उसके बाद आप मैच्योर भी हो जाते हैं। भारत में तो एक तरह से जो हमारा मैच्योरिटी का जो एज है वो भी थोड़ा-सा स्लो है, कि जो 17-18 साल में हम उतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो हमको चूँकि पैरेंटल कंट्रोल इस ढंग से होता है कि हम जो एमए में जाके ज धीरे-धीरे जब बीए पास करते हैं, तब हमें पेरेंट्स अपने आप हमें छोड़ते हैं कि अच्छा अब आप अपने हिसाब से करो, उस ढंग की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एमए तक सबको पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। अब तो ये भी प्लान है कि कहीं-कहीं पे 1 साल का एमए किया जाएगा। तो एमए तक पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप जो भी ब्रेक लेना चाहते हैं, जॉब कर लेना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिए, और फिर आप जॉब करने के बाद फिर से वापस आना चाहते हैं, तो फिर आप आगे स्टडीज़ भारत में या विदेश में या कहीं भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, डेफिनिटली सर। आई थिंक अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस इज़ सिमिलर टू जो हम बीए के टाइम पे पढ़ते हैं, तो इट वुड मेक सेंस टू डू इट कंटिन्यूअसली, ताकि आप ट्रैक ना लूज़ करें और कुछ भूल ना जाएँ उस टाइम में। तो सर, बिल्कुल। इफ वी टॉक अबाउट द एमए का कोर्स स्ट्रक्चर इन जेएनयू, जेएनयू में 2 साल का एमए होता है, तो उन 2 साल में कोर्स के स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन कैसे होता है? देखिए, हमारे यहाँ पे अ, एक जो कोर्सेज़ हैं वो 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। 4 सेमेस्टर का मतलब 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो हम बोलते हैं उसको, जो एडमिशन होता है आपका जुलाई में होता है, तो उसको हम मानसून सेमेस्टर बोलते हैं। उसके बाद जो सेमेस्टर होता है उसको विंटर सेमेस्टर बोलते हैं, जो कि जनवरी से लेके अप्रैल मई तक कंटिन्यू करता है। उसके बाद समर ब्रेक होता है। तो इन 2 जो हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन एमए करने के लिए आपको 4 सेमेस्टर कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, और उन 4 सेमेस्टर्स में आपको 16 कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, और टोटल 64 क्रेडिट्स होते हैं। एक कोर्स के 4 क्रेडिट होते हैं। तो आपको 64 टोटल क्रेडिट कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। उसमें कुछ कोर्सेज़ होते हैं, वो कंपल्सरी होते हैं। जैसे कि आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एडमिशन लिया, तो आपको जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरीज़ है, पॉलिटिकल थॉट है, इंटरनेशनल लॉ है, थ्योरीज़ ग्रेट पॉलिटिक्स है, रिसर्च मेथड है, ये सारे कोर्सेज़ आपको कुछ कंपल्सरी होते हैं, जो कि हर एक बच्चे को जो भी उस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, उसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ कोर्सेज़ होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, जिसमें कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एडमिशन लिया है, तो मैं अगर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ जाके कोर्स करना चाहूँ, तो हम वहाँ जाके कर सकते हैं। मुझे अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। मुझे अगर रशियन लैंग्वेज पढ़ना है, तो मैं वो जाके कर सकता हूँ। और आजकल तो जेएनयू में इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो इंजीनियरिंग के बच्चे भी कोर कोर्सेज़ इंजीनियरिंग में करते हैं, उसके बाद जो ऑप्शनल कोर्सेज़ हैं वो दूसरे से कर सकते हैं। मैनेजमेंट भी जेएनयू में स्टार्ट हो गया है। तो जो बच्चे मैनेजमेंट अगर करना चाहें, मान लीजिए, तो मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कर सकते हैं, साथ में वो साइंस के, लिटरेचर के, पॉलिटिक्स के दूसरे कोर्स जो ऑप्शनल कोर्सेज़ होते हैं, तो वो ऑप्शनल कोर्सेज़ वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और हमारा जो इवैल्यूएशन का जो मेथड होता है, ये हमारा वो सिस्टम नहीं है कि आप लास्ट में जो दिसंबर में जाके जो एक एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें आप जो क्वेश्चन्स रट के चले जाते हैं, उस ढंग का बिल्कुल भी नहीं होता है। जो 50% जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, वो क्लासरूम और टर्म पेपर लिखना पड़ता है। हम आपको बोलें कि इस सब्जेक्ट पे लिख के लाइए, तो ये काफ़ी पहले ही हो जाता है। जो 50% जो परीक्षा होती है, ये आपका जो रेगुलर इवैल्यूएशन होता है, कि आप 1 महीने के बाद 1 टेस्ट होगा, 2 महीने के बाद दूसरा टेस्ट होगा, आपको कुछ हम लिखने बोलेंगे, या एक छोटा-सा मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी लेंगे। तो इन सारे मेथड से आप 50% उसी से हो जाता है, और जो एंड सेमेस्टर जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो वो 50% का होता है। तो इस ढंग से हमारा इवैल्यूएशन पैटर्न होता है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और हम हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी ढंग का है, वो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है। वो आपको एडवांटेज है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट भी चाहें तो सीख सकते हैं। राइट सर, डेफिनिटली ये जो सिस्टम है, ये हमारे बीए में जो हम पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, उससे बहुत डिफरेंट है। तो इट्स मोर रिसर्च एंड प्रैक्टिकल बेस्ड मोर देन जस्ट रोट लर्निंग, व्हिच इज़ वंडरफुल। तो सर, अगर हम बात करें रिसर्च की, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी हेवी इन एमए, तो रिसर्च को हाउ कैन समबडी डूइंग देयर अंडरग्रेड, कोई अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे रिसर्च करना कैसे सीख सकते हैं? दैट इज़ वन, और उसको अपने मास्टर्स के टाइम पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैंने चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं हमारे लिए, जब मैं खुद आया था, तो मेरे लिए ट्रांज़िशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर वाज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड।
in the sense that I had to I had to switch from the Hindi medium instruction in Bihar to English medium in Delhi University in one of the colleges. तो हमारे लिए वो लैंग्वेज ट्रांजिशन जो इनिशियली था दैट वाज लिटिल ट्रिकी. तो सबसे अच्छा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आपको जो फायदा मिलता है तो उसमें आपको मिलेगा कि आप चाहे हिंदी में करना चाहें अंडर ग्रेजुएट या फिर इंग्लिश मीडियम में करना चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं. लगभग हर एक कॉलेज में ये ऑप्शंस आपके पास होता है. तो कुछ बच्चे इंग्लिश में स्विच करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. तो आपको एक सबसे अच्छा जो फ़ायदा मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है कि ट्यूटोरियल सिस्टम होता है. ट्यूटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि आप क्लासरूम में तो क्लास में जो टीचर से आप सीखते ही हैं. इसके अलावा एक असाइन्ड आवर्स होते हैं, जिसमें कि आप अपने टीचर से जाके इंटरैक्ट कर सकते हैं. जो वो टीचर से जो इंटरैक्शन होता है, उसमें आप आपके जो सवाल हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं, वो अपने टीचर से आप जाके बात कर सकते हैं. और वहाँ पे ट्यूटोरियल का जो सिस्टम है, जिसमें कि आपने मान लीजिए हिस्ट्री में अपनी पढ़ाई शुरू की या पॉलिटिकल साइंस में शुरू की, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे नोट्स बनाते हैं और जाके टीचर को दिखाते हैं. और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर टीचर इसको पसंद भी करते हैं कि आपने जैसे कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पे आपने 5 पेज लिखा और जाके टीचर को दिखाया. तो टीचर वहाँ पे क्या करते हैं, जो ज़्यादातर टीचर अगर आप देखेंगे, वहाँ पे वो आपको उसको पढ़ते हैं और फिर आपका कहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपका जो कंटेंट का प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप सुधार सकते हैं. तो आप वहाँ पे उस टीचर से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं और टीचर काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं. तो अगर आप एक्टिव हैं, थोड़े से कमिटेड हैं और टीचर से संबंध आपके अच्छे रखते हैं, तो ये सारी सुविधाएँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे या बीएचयू में भी या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये सारा चीज़ मिलेगा. दूसरा चीज़ जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट में सीखा कि हम पटना में क्या करते थे कि कुंजियाँ मिलती हैं, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट की कुंजी होती है, जिसको कि आप ये कि चैंपियन का ये होता है, पहले हमारे टाइम पे चैंपियंस का होता था, उसमें 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन्स होते थे, गेस्ट पेपर बोलते हैं बिहार में. तो गेस्ट पेपर से हम याद करके जाते थे. अभी पता नहीं बिहार का क्या सिस्टम है. तो उसमें गेस्ट पेपर से क्वेश्चंस होते थे, उससे पढ़ के जाते थे. यहाँ पे हमने सीखा कि नहीं, आप अगर गेस्ट पेपर से लिखते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेईई में आपको क्या करना पड़ता है कि आप जो सब्जेक्ट के जो अच्छे ऑथर्स हैं उसकी किताबें आपको बताते हैं टीचर कि आपको उन सारी किताबों को जैसे कि हिस्ट्री में आर एस शर्मा है, रोमिला थापर थी या फिर जो कौशाम्बी है या फिर वेपर का जो पॉलिटिकल साइंस है वो है या फिर सोशियोलॉजी में जो श्रीनिवास की बुक है तो इन सारी किताबों को आपको पढ़ने बोला जाता है और किताब और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने देखा कि अच्छे कॉलेज में आप चाहें तो थोड़ा-सा उसी समय से रिसर्च भी शुरू होता है। कैसे शुरू होता है कि वो आपको कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने बोलते हैं। आपको बुक तो पढ़ने बोलते ही हैं और प्लस कुछ आर्टिकल्स पढ़ने बोलते हैं। जैसे कि उस सब्जेक्ट पे जैसे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पे बोलेगा कि इस आदमी का जो आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा है, आप इसको पढ़िए। जयशंकर जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उसकी किताब है तो बोलेंगे कि इस किताब को आप पढ़िए और उसको आप रिव्यू कीजिए। तो एक बेसिक ट्रेनिंग जो है वहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में जो अच्छे टीचर्स हैं, वो देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो आप क्या करते हैं कि आप जो जो रियल ऑथर्स हैं, जेन्युइन ऑथर्स हैं, चैंपियंस, कुंजी या फिर गेस्ट पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप रियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक तरह से सब्जेक्ट का लैंग्वेज आप सीखते हैं। कैसे आर्ग्यू किया जाता है लॉजिकली उसको आप सीखते हैं। किस यूज़फुल जो एम्पिरिकल एविडेंसेस है उसको कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं उसको आप सीखते हैं। तो ये सारा चीज़ आप उस लेवल पे सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दूसरा भी कल्चर है जो कि आप जिससे आप बचेंगे या दूसरे पटना यूनिवर्सिटी में या भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी वो कल्चर है। उससे आप बचेंगे कि आप सीनियर के नोट्स ले लेते हैं, जो सीनियर ने बनाया है, आप उसके नोट्स को ले लेते हैं और उसको फिर वो 10 साल तक वही नोट्स चलते रहता है। तो आप उससे बचेंगे, ठीक है, आप नोट्स बनाना अगर सीखना है तो एक बार उसको भी देख लीजिए कि आपके सीनियर किस ढंग से नोट्स बनाते थे, जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स वहाँ पे सर्कुलेट होते हैं, तो उनको भी आप देखिए। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि उस नोट्स को जो अच्छा स्टूडेंट था उसने कैसे बनाया और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो तभी आप इम्प्रूव कर पाएँगे जब बुक्स और आर्टिकल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो रियल बुक्स हैं, जेन्युइन बुक्स हैं, उसको आप पढ़ते हैं और कुंजी और गेस्ट पेपर पे आप डिपेंड नहीं करेंगे। राइट, राइट सर। तो सर, ऑन दिस आई हैव अ क्वेश्चन। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ और हमें द कोर्स इज़ वेरी हेवी ऑन ऑथर्स एंड डिफरेंट फिलोसोफर्स। हमें प्रिस्क्राइब भी करते हैं ये किताबें। पर कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो किताबें हैं फिलोसोफर्स की या पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, बहुत थिक मोटी किताबें होती है, ओरिजिनल वर्क्स। सो
कई बार ऐसा होता है कि उनका इंटरप्रेटिव टेक्स्ट छोटे-छोटे पीडीएफ्स ही पढ़ ले, कि किसी ने उन किताबों पर क्या ओपिनियन दिया है अपना, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन है कि डज़ इट मेक सेंस टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ अ, ऑल द साइंटिस्ट्स? Ritika, the biggest problem that I see among the students of today's generation is that they cannot distinguish between the real text and the texts which are not so good, because the internet is you have all kind of sources now. So to distinguish between the the genuine author, the genuine writing, and the writings which are substandard, that has become a real challenge for the students of today's generation. So in that case, what I'll recommend the student is that please get in touch with the teacher, because the teacher would know that even if you have to read from the internet sources, what are the real sources. We are living in the time of misinformation, we are living in the time of propaganda and fake information. So in that case, you have to be very careful that what kind of sources you are reading for your examination or for your knowledge. तो ये मुझे लगता है कि आपके जो एक तो पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें, दूसरा कि टीचर सबसे बड़ा हेल्प जो आपको करेगा वो टीचर है। कि आपको मान लीजिए कि आपको फिलॉसफी पढ़नी है, तो जैसे रीतिका का सवाल था कि मान लीजिए फिलॉसफी बहुत ही डिफिकल्ट टेक्स्ट होते हैं, मोटे से टेक्स्ट होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं थॉमस कुन पढ़ाता हूँ, कार्ल पॉपर पढ़ाता हूँ, या फिर जो बर्टनस्टाइन पढ़ाता हूँ, या जो भी फिलोसफर्स पढ़ाता हूँ, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि पहले तो टेक्स्ट पढ़ो। अगर टेक्स्ट किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो मैं उनको बोलता हूँ स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी है, एससीपी है। तो वो जो है मैं बता देता हूँ कि ये जेन्युइन सोर्स है। अगर आप मान लीजिए टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए, किसी का आपके पास टाइम नहीं है, जो भी कारण हो, तो आप जो सोर्स पढ़ें, वो सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको टीचर बता सकते हैं, और आपके जो सीनियर स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई एमए कर रहा हो, तो उसको शायद इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको मदद कर सकते हैं ये बताने में कि क्या टेक्स्ट आपका अच्छा है, और क्या इंटरनेट का कौन-सा सोर्स अच्छा है, कौन-सा सोर्स सबस्टैंडर्ड है। नहीं तो आप फँस जाएँगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पे हर एक वेबसाइट पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, हर एक न्यूज़ चैनल पे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल पे भी जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको जैसे कि न्यूज़पेपर एक अच्छा अगर कोई न्यूज़पेपर है, तो वो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे सोर्सेस ऑथेंटिक माने जाते हैं। उसी ढंग से इंटरनेट के बहुत सारे साइट्स हैं, वो आप ऑथेंटिक साइट्स हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मिलेगा, आपको मिशिगन का मिलेगा, या फिर जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलेगा। तो कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ओआरएफ है या आईडीएस है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं, इनके जो सोर्सेस होते हैं, ये ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जो कि जेन्युइन नहीं होते हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं, फेक होते हैं। आप लोग का जो अभी लेवल है, उसमें आप इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँगे कि कौन-सा जेन्युइन है, कौन-सा फेक है। मुझे लगता है आपको अपने शिक्षक की या अपने सीनियर की मदद इसमें लेनी चाहिए। Right. Thank you very much for this, sir. So, sir, if we move on and talk a little bit about the dissertation जो एमए के स्टूडेंट्स को लिखना होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। तो व्हाट इज़ अ डिसर्टेशन और कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए ज़्यादातर जगहों पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो डिजिटेशन का सिस्टम इंडिया में तो नहीं है। एमए में कुछ जगहों पे है, लेकिन एमए में भी ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। डिजिटेशन क्या है? बेसिकली आप डिजिटेशन लिखते हैं, तो उसमें बच्चों को क्या सिखाते हैं, सबसे प्राइमरी जो चीज़ सिखाते हैं कि आपको कि लिखना आना चाहिए, ठीक है? कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई सवाल है, तो कि भारत की विदेश नीति क्या है? मान लीजिए ये सवाल है, तो आप उसको चाहते हैं कि उसको इस ढंग से मैं प्रेज़ेंट करूँ, 30 पेज का डिजिटेशन या 50 पेज का, या एमफिल लेवल पे 100 पेज का, 150 पेज का। तो इस ढंग का जो डिजिटेशन लिखते हैं, इसमें 3-4 चीज़ हम आपको सिखाते हैं। पहला कि आपको किस ढंग के सवाल पूछने चाहिए। कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, डिजिटेशन लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या सवाल पूछने चाहिए, ये सिखाते हैं। क्योंकि आप लगता है कि अरे सवाल पूछना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप जेन्युइन रिसर्च करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो कि आप सवाल कैसे पूछें, क्या सवाल आपके लिए उपयोगी होगा, और किस सवाल को जो ऑथर हैं या जो रीडर हैं, वो उसको रीडर उसको जानना चाहते हैं। तो आपका जो सवाल है वो सोशली रेलेवेंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये आप दिमाग में रखेंगे। दूसरा हम सिखाते हैं कि सवाल तो ठीक है, आपने लिख लिया, अब सवाल को आंसर कैसे करना है? तो सवाल को आंसर करना है आपको
तो आपको जो प्राइमरी सोर्सेस हैं और जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, जो कि लोगों ने लिखा है उसके माध्यम से, या फिर आप खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको फिर आंसर करने बोलते हैं। तो आपका जो आप क्या सीखते हैं, दूसरा चीज़ जो सेकंड स्टेप होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि आप जो ऑलरेडी ऑथर्स हैं, आप उसको पढ़ते हैं कि ठीक है, इंडिया इज़ पाउंड पुलिस में क्या-क्या ऑथर हैं। तो आपने देखा कि जयशंकर अच्छा है, राजन अच्छा है, संजय जी अच्छे हैं, या फिर डेविड कुन है वो अच्छा है। तो इस ढंग के ऑथर्स को आप देखते हैं कि ये सारे लोग इस एरिया में लिख रहे हैं, तो आप उनके जो वर्क्स हैं उनको आप गूगल गूगल से या लाइब्रेरी जाके आप उसको रिसर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या-क्या उस सवाल पे कैसे आंसर कर रहे हैं। अगर उस सवाल का आंसर मिल गया तो आप शायद सैटिस्फाइड हो जाएँ, अपना सवाल ही चेंज कर दें। आपको लगेगा कि हम क्यों इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी इस पे रिसर्च काफ़ी हो चुका है। तो अपने सवाल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर आप उसमें फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगा कि इसका जो जस्टिफिकेशन है अभी नहीं मिला है, हमारे सवाल कुछ अलग थे और इसको आंसर अलग तरह से करना चाहिए, तो आप फिर उन लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर आप एक जस्टिफिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आप खुद डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर समय हो, आपके पास रिसोर्सेस हो, तो आप जाके थोड़ा-सा डेटा कलेक्ट करते हैं, कि आप जाके एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू करेंगे, कि अच्छा इस पॉलिटिकल साइंस में जो एरिया ऑफ रिसर्च है, इसमें कौन-कौन से एक्सपर्ट हैं, तो उसका आप इंटरव्यू कर सकते हैं। आपके सवाल मान लीजिए कि एक किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, मान लीजिए माइनॉरिटी पे रिसर्च कर रहे हैं, या दलित पे रिसर्च कर रहे हैं, या कास्ट सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि एक्सपर्ट का ओपिनियन तो ठीक है, मुझे जो सब्जेक्ट है, जो कि दलित हैं कुछ लोग, या फिर माइनॉरिटी हैं, या फिर जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं, उस पे जाके आप क्वेश्चनेयर बना के कुछ सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपके सवाल हो गए, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया लाइब्रेरी जाके या गूगल से। उसका तीसरा स्टेप था आपका कि आप जाके डेटा कलेक्ट कर लिए। आप डेटा कलेक्ट सेकेंडरी भी हो सकता है, जो कि आप किताब पढ़ के करते हैं, या आर्टिकल पढ़ के करते हैं, और प्राइमरी भी हो सकता है, जो कि आप फील्ड में जाके लोगों से पूछ के करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। तो आप डेटा कलेक्ट कर लिए। अब चौथा स्टेप ये होता है कि आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, अब उसको एनालाइज़ कैसे करना है ना? तो आप फिर जो आपके जो रिसर्च मेथड हैं, वो सारे जो आपने सीखा है एमए के लेवल पे, तो उसको अप्लाई करते हैं, और फिर आप उस डेटा को क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या फिर सर्वे मेथड जो भी आपने सीखा है क्लास में, और जो रिक्वायर्ड है आपके रिसर्च क्वेश्चन के लिए, उस हिसाब से आप अपने सवालों को आंसर करते हैं। तो और उसके बाद आपके फाइंडिंग होता है कि अच्छा, मैंने रिसर्च किया है और ये मेरा फाइंडिंग है, और उसको आप फिर पब्लिश भी कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में, या फिर जो दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, या फिर नहीं भी करते हैं तो आपका डिजिटेशन आपका वर्क होता है। और आखिर एमए के लेवल पे आपने क्या सीखा? आपने आपकी ट्रेनिंग एक छोटी-सी मिली है, जिसके माध्यम से अगर आप एमफिल या पीएचडी आगे करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो स्किल आपने एक्वायर किया है, ये आगे जाके काम आएगा। तो ये जो स्किल एक्विजिशन है, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट्स राइट द डिजिटेशन एट बीए और एमए लेवल. So it's basically a preliminary kind of research training that is given at the level of undergraduate and at the level of postgraduate. Right. Thank you very much, sir, for walking us through the process of how to research. ये not just for dissertation, but I think for any research work, this same process would apply. So thank you very much for that. So my next question to you is कि स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, एग्ज़ाम दे दी, यूनिवर्सिटी में एंटर कर लिया, 2 साल का स्ट्रक्चर हमने समझा, वो उन्होंने करा, डिसर्टेशन लिख दी। नाउ फाइनली व्हेन इट कम्स टू देयर ग्रेजुएशन, उनके पास ग्रेजुएशन के बाद क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं आफ्टर अ मास्टर्स डिग्री? अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। You're asking the job prospects after BA or MA? एमए सर। MA, and which यस। subject? Because which सो आई थिंक वील टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टडीज़, और अगर आपके पास अगर आप हमें किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं तो? जी, जी। मैं देखिए, मेरा चूँकि प्राइमरी जो प्रोफ़ेशन है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो मैं आंसर सोशल साइंस वाले जॉब्स के अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँगा। जो मैंने जेएनयू में देखा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है, तो बीए के बाद बच्चे, अगर आपने बीए किया है इन सारे जगहों पे, या बीएचयू में या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो जो ज़्यादातर बच्चे बीए के बाद जाते हैं, बीए के बाद अगर जो टेक्निकल फ़ील्ड है उसमें कुछ बच्चे तो एमबीए करने चले जाते हैं। कुछ बच्चे जर्नलिज़्म का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें कि वो जहाँ भी जर्नलिज़्म के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जाते हैं। कुछ बच्चे फिर लॉ में चले जाते हैं। तो एमबीए, जर्नलिज़्म, लॉ, ये सारे में आपको वहाँ से डाइवर्सिफ़िकेशन शुरू हो जाता है।
और कुछ बच्चे फिर हायर स्टडी में जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही या फिर जेएनयू में या कहीं और जाके फिर एमफिल पीएचडी वो करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बीए के बाद मिलते हैं। अगर आपने एमए कर लिया है तो एमए के बाद आपको भी ये ऑप्शन बने रहेंगे क्योंकि आपने एमए किया है तो एमए केवल 2 साल की डिग्री है। तो जो जो बी दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो बच्चे करते हैं जेएनयू, तो ज़्यादातर बच्चे मुझे लगता है कि जो जेएनयू में है वो सिविल सर्विसेज़ में पहले कर देना चाहते हैं, कि सिविल सर्विसेज़ अगर हो जाए। कुछ बच्चे एनजीओ में जाना चाहते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशंस हैं, वो चूँकि बहुत सारे हैं ऑल इंडिया में, तो उसमें कुछ काम करना चाहते हैं। कुछ बच्चे एमए के बाद भी सीधा जर्नलिज़्म में टीवी जर्नलिज़्म या फिर जो प्रिंट जर्नलिज़्म है, उसमें एंटर करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे बहुत सारे बच्चे उसमें चले जाते हैं। कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं। वो जीआरई, टोफल दे के वो विदेश हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे ही एमफिल या पीएचडी करते हैं और फिर वो आगे फिर टीचिंग जॉब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने किया है तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या बिहार में अप्लाई करेंगे या दूसरे जगहों पे टीचिंग पोज़ीशन के लिए लेकिन टीचिंग पोज़ीशन के लिए जैसा मैंने बताया कि आपको पीएचडी के पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये अच्छा होता है अगर आपने एमए के बाद पीएचडी भी किया है क्योंकि नहीं तो कई जगहों से आपको पॉइंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे और फिर हालाँकि एमए के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हैं जो कि एमए या एमफिल ही हैं। लेकिन आज के समय में चूँकि कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो अगर आपने पीएचडी किया है तो उसके सर्टेन पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके उससे आपको एडवांटेज मिलता है। तो बेसिकली अगर आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड है, तो आपको सिविल सर्विसेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग बैंक पीओ में भी जाते हैं, कुछ एमबीए में जाते हैं, कुछ एमए के बाद भी लॉ पर्स्यू करना चाहते हैं, तो उस फील्ड में चले जाते हैं। कुछ जर्नलिज़्म में चले जाते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ में भारत में या विदेश में जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको खुलते हैं। कई बार अगर आपने स्पेसिफिकली मेरे फील्ड जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, एमए अगर आप एसआईएस में किए हैं, तो बच्चे देखा हूँ कि 3-4 फील्ड में ही जाते हैं। कुछ तो सिविल सर्विसेज़ में चले जाते हैं, कुछ एनजीओ में जाते हैं, कुछ जर्नलिज़्म में जाते हैं और कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं। और जो यहाँ से पीएचडी किया तो वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग या जेएनयू में टीचिंग या दूसरे इंडिया की यूनिवर्सिटी में टीचिंग, तो ये सारे ऑप्शंस आपको खुलते हैं। कुछ बच्चे ये सोच के आते हैं कि एसआईएस में अगर आए, तो फिर हमें यूनाइटेड नेशंस में जॉब मिल जाएगा। तो ये सोच के मत आइएगा क्योंकि ऐसा जॉब नहीं मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस या ये ज़रूर है कि अगर कभी वैकेंसी वहाँ पे आई यूनाइटेड नेशंस या दूसरे जो यूनेस्को है या डब्ल्यूएचओ है या इस ढंग के ऑर्गनाइज़ेशन जो होते हैं जहाँ पे कि आपका फ़ील्ड है, तो कभी-कभी वैकेंसी आती है तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये सोच के मत आइएगा कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे जॉब मिल जाएगा। वो जॉब बड़े लिमिटेड होते हैं, 5 साल में कुछ वैकेंसीज़ आती हैं और उसमें जो एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, उससे लोग जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मुझे लगता है कि एमए करेंगे इन जगहों पे तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। Right. Thank you very much, sir, for this answer. We've got a holistic perspective of what to expect after an MA in the social science field. तो सर अब हम बात करते हैं जेएनयू के बारे में थोड़ा सा और अगर आप हमें बताएं कि जेएनयू में एज अ स्टूडेंट व्हाट इज़ द लाइफ लाइक, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कैंपस में, क्या-क्या चीज़ें चलती हैं कैंपस में? अगर आप हमें एक इनसाइड प्रोफ़ेसर के पर्सपेक्टिव से बताएँ कि एज़ अ स्टूडेंट अगर कोई अभी हमें सुन रहा है या आगे सुनेगा, जो जेएनयू में जाना चाहते हैं और उनका एडमिशन होता है, तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? देखिए, जेएनयू में आने के बाद जो आप पहला चीज़ अगर आप बिहार से आ रहे हैं मान लीजिए, अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो ये ट्रांज़िशन थोड़ा-सा स्मूथ होता है इन द सेंस कि आप दिल्ली में रह चुके हैं, दिल्ली के कल्चर को जानते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बिहार से आ रहे हैं या किसी दूसरे जगह से आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो आप एनकाउंटर करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग स्टाइल है या ट्रेडिशनली जैसे आप सोचते हैं उसका एनकाउंटर होगा एक लिबरल आइडिया से, क्योंकि जेएनयू एक लिबरल इंस्टीट्यूट है। इंप्रेशन ज़रूर बना दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि ये यहाँ पे एंटी नेशनल रहते हैं, ये सब सरासर गलत है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ये भी मैं बता दूँ। तो यहाँ पे ये इंप्रेशन कि यहाँ पे एंटी नेशनल है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये ज़रूर है कि 1% लोग या 1% जो स्टूडेंट हैं, वो थोड़े-से रैडिकल आइडिया से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते हैं और बहुत जल्दी में बदलना चाहते हैं। और उनको लगता है कि समाज में जब तक रैडिकल आइडियाज़ नहीं होगा, तब तक आप समाज को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल चेंजेज़ तो 2000 साल से चल रहा है, उस 2000 साल ने कास्ट सिस्टम को नहीं बदल पाया, जो सोशल हायरार्की है, उसको नहीं बदल पाया, तो उससे उनको लगता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, उनको तुरंत चेंज चाहिए।
तो देखिए आपका जो उम्र है, इस उम्र में के जो बच्चे होते हैं, वो इस ढंग के रेडिकल आइडिया से प्रभावित होते हैं और ये थोड़ा-सा नेचुरल भी है। लेकिन जो ज़्यादातर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ टोटल इंटीग्रिटी के साथ बोल रहा हूँ कि 90% जो टीचर्स हैं और 90% जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो लिबरल आइडियाज़ को में बिलीव करते हैं। वो लिबरल आइडिया क्या है? तो उसमें कि जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। आप जो लड़का और लड़कियों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे समाज में जो जो बदला एक दूसरे भाव से देखा जाता है दोनों को, तो ये नहीं होना चाहिए। लड़की को उतना ही राइट है जितना कि आपके किसी भी लड़के को घर में राइट है, तो इसको क्वेश्चन किया जाता है। लड़की को एक अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार है, तो ये इस ढंग के सवाल पूछे जाते हैं। जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उस पे सवाल उठाया जाता है कि जो भी प्रिविलेज्ड कास्ट है वो अपना जो उसका जो डोमिनेंस है, वो नहीं रहना चाहिए और जो अदर कास्ट है, उनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात होती है कि जो माइनॉरिटी है जो कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर जो बैलेंस है समाज में वो खराब हो जाता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात होती है कि आप जो प्रजातंत्र है उसको कैसे बचाया जा सकता है क्योंकि जो जानते हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमेशा पावर को सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं। ये आप जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उसको जानते हैं, हर पूरे विश्व की पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर को सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं, वो हमेशा रूल करना चाहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका नेचर ही यही है। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, मीडिया है, जो आपका प्रेस है, तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में काम करते हैं। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस को कैसे हम मेंटेन कर पाएँ वो कैसे इंस्टीट्यूशंस को डैमेज नहीं किया जाए, तो हम इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि ये जो हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार मिले हुए हैं, जो यहाँ के सिटीज़न को अधिकार मिले हुए हैं, यहाँ के जो युवाओं को अधिकार मिले हुए हैं, यहाँ के जो लड़कियाँ हमारी हमारी बच्चियाँ हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, वो आपको एक तरह से सिखाया जाता है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे हमेशा सिखाया जाता है, जिसके कारण से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी आइडियोलॉज़ीज़ इसको लाइक नहीं करते हैं, हर एक चीज़ पे सवाल करना आपको सिखाया जाता है। ये आपको यहाँ पे पूजा करना नहीं सिखाया जाता है कि आप किसी भी आदमी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी सिस्टम का अब यहाँ पे कि अगर आप मानते हैं कि जाति व्यवस्था अच्छी है, तो हम आपको बोलेंगे ठीक है, तो आप आर्गुमेंट दीजिए कि जाति व्यवस्था आपको क्यों अच्छी लगती है। फिर हम अपना आर्गुमेंट देंगे कि जाति व्यवस्था यहाँ पे क्यों आपके हमारे समाज को, हमारे देश को एक तरह से अंदर से खोखला कर रहा है। तो ये जो सवाल हर एक चीज़ पे पूछा जाता है, इससे कुछ लोगों की समस्याएँ बढ़ जाती हैं और इस कारण से आप देखेंगे और ये एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू एक क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सोशल साइंस प्राइमरीली यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स थे पहले, वो सोशल साइंस के थे। अब साइंस के भी थे, लेकिन लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे और अभी आप देख रहे हैं ग्रेजुअली इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो रहा है। जो मैनेजमेंट है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो अब यही कारण था कि जो जवाहरलाल नेहरू है, ये भारत को एक अच्छे समाज बनाने की कल्पना करता है। जो महिलाएँ हैं, उनके अधिकार की बात करता है, केवल बात ही नहीं करता है। जो एक आप जानते हैं निर्भया केस में जो इंस्टीट्यूट जिसको लीड किया था प्रोटेस्ट को, उसमें जेएनयू सबसे आगे था। हमारे बच्चे चूँकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे समाज की क्या समस्या है, तो जब लड़ने की भी बात जैसे कि 1984 राइट्स में जो जवाहरलाल नेहरू के टीचर्स और स्टूडेंट ने काफ़ी आगे जाके जो एक हार्मनी सोसाइटी थी या जो भी इश्यूज़ थे, किस ढंग से जो एट्रोसिटीज़ हो रहे थे, तो उसको रोकने की कोशिश की। फिर जो दिल्ली राइट्स या इस ढंग की जो बातें होती हैं, तो यहाँ के बच्चे चूँकि पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं, हम उनको एक सोचने वाला नागरिक बनाना चाहते हैं। हम उनको एक डल और नॉन थिंकिंग पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो जाके जॉब करे और फिर घर जाके आराम करे। हम उनको एक थिंकिंग पर्सन बनाते हैं, तो उससे जो जानते हैं कि जो भी आइडियोलॉजी होगी, चाहे लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी हो या राइट विंग की आइडियोलॉजी है, अब आइडियोलॉजी क्या चाहती है? कि आप सवाल नहीं पूछें। आइडियोलॉजी ये चाहेगी कि आपका जो आइडियोलॉजी है दैट शुड बिकम द सब्स्टिट्यूट फॉर थिंकिंग एंड वी टेल आवर स्टूडेंट दैट आइडियोलॉजी शुड नेवर बिकम द सब्स्टिट्यूट फॉर थिंकिंग एंड यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रथा हो, उसपे हम सवाल करना बच्चों को सिखाते हैं। तो कुछ बच्चे तो सीख जाते हैं और कुछ बच्चे सीख जाते हैं तो रोज़ के रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं और उस प्रोटेस्ट के चक्कर में जो हमारा सरकार है कई बार उसको दिक्कतें होने लगती हैं। कोई भी सरकार, ये कोई मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ जेएनयू की समस्या कांग्रेस की सरकार से भी थी। जब इमरजेंसी लगा था तो बहुत सारे जो फैकल्टी या स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया था, वो जेएनयू के बच्चों को अरेस्ट किया गया था। तो चूँकि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हमारा हम जानते हैं कि वो एक हमारा ऑर्गेनिक समाज का प्रोसेस है।
तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए कई बार जेएनयू को बुरी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया यह एक लिबरल इंस्टीट्यूट है। यहाँ के 80% बच्चे जो हैं, 90% बच्चे टीचर जो हैं, वो एक लिबरल है और ये कैंपस है। भारत में जो कई जगहों पे आप जाते हैं कि अपने घर में रहते हैं और फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और कर्मचारी तीनों एक ही कैंपस में रहते हैं। कैंपस का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस ढंग से बनाया गया है कि अगर मेरा घर है फैकल्टी का, तो उसी के बगल में स्टूडेंट का हॉस्टल है। जानबूझ के ऐसा नहीं बनाया कि टीचर का घर अलग होगा, फिर स्टूडेंट का जो एरिया है वो अलग होगा, ऐसा नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनको था कि स्टूडेंट टीचर में एक जो हायरार्की होती है, एक जो गुरुकुल की जो परंपरा है जिसमें कि सवाल गुरु को एक जो अलग नज़र से रखा जाता था, तो हम उसमें बिलीव इनिशियली जो जेएनयू का सिस्टम था उसमें नहीं करता था और स्टूडेंट टीचर को करीब लाने की कोशिश की गई थी। तो उसी ढंग का आर्किटेक्चर भी बनाया गया था, उसी ढंग का बिल्डिंग भी बनाया गया था। तो ये सारे चीज़ जो जेएनयू है वो सिखाता है। मुझे लगता है कि दूसरे जगहों पे भी ऐसे कल्चर्स हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी मैंने देखा है, जो बीएचयू है या फिर जो कलकत्ता में जादवपुर है, तो कई जगहों पे इस ढंग का कल्चर है और इससे जो जेएनयू का आइडेंटिटी है इन कारणों से थोड़ी-सी अलग हो जाती है। राइट सर। हम सब ने जेएनयू के बारे में बहुत चीज़ें सुनी है। सबके माइंड में एक परसेप्शन रहता है जेएनयू के बारे में। बट आई होप आफ्टर लिसनिंग टू दिस, जो भी अभी हमें सुन रहे हैं और जो भी बाद में सुनेंगे, उनको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा ऑफ व्हाट द रियलिटी ऑफ द कैंपस इज, एंड हाउ इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड लिबरल आइडियाज आर प्रैक्टिस्ड इन द कैंपस। तो सो वील क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, या ताकि हम उन्हें मिस ना करें। या वनीता ने पूछा था कि qualities one should have if one wants to become a professor apart from teaching well. ऑलराइट, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट हू इज़ आस्किंग? Her name is Vanisha. I don't think वो अभी कॉल पे है हमारे साथ, ओके, बट अगर वो वीडियो देखे तो वनीशा, राइट? यस सर। So, Vanisha, this is the question that you asked. That's a very intelligent question. So, let me tell you that if you want to become a professor, the qualities that you should have is your ability to observe something. There's always an opinion, but you should go beyond the opinion. Where your ability to look something beyond should be based on two things. One is your logical capacity to argue, and the second is whatever you say, it has to be verified and justified by some examples, right? So the first thing, philosophically, what you need is your logical capacity and ability to argue. अब सवाल है कि अगर आप आर्ग्यू करना चाहते हैं तो कैसे आर्ग्यू करेंगे? तो आपको आर्ग्यू तभी कर पाएंगे जब आपकी राइटिंग अच्छी है और जब आपकी बोलने की कैपेसिटी अच्छी है। जब आप कन्विंसिंगली आर्ग्यू कर सकते हैं, कि आप कन्विंसिंगली बता सकते हैं। और किसी को कैसे कन्विंस करेंगे? कन्विंस तभी करेंगे जब आपको जो लैंग्वेज है वो अच्छा है और आप जो जो भी बोल रहे हैं उसको लॉजिकल होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर ये आपकी कैपेसिटी डेवलप है और आपने ट्रेनिंग से ग्रेजुअली डेवलप की है, तो आप में अच्छे प्रोफ़ेसर बनने की कैपेसिटी है। और जो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगा कि आपको लिखने में मज़ा आना चाहिए। अगर आप लिखने में आपको मज़ा नहीं आता है, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि प्रोफ़ेसर जब स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता है तो उसको डे टू डे का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसको ये क्षमता होनी चाहिए कि वो डे टू डे का इन्फॉर्मेशन को एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कैसे रिलेट कर पाता है, कोरिलेट कर पाता है। तो आपको उसकी एक एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, एक अच्छा राइटर बनना पड़ेगा और आपको बेहिचक बोलने की आदत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग और कई बार डिफिकल्ट सवाल भी पूछते हैं। तो आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस सवाल को, बच्चे के सवाल को आप धमका के बच्चों को चुप नहीं कराएँ, बल्कि उसके सवाल को केवल अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश करें। क्योंकि सवाल कभी भी गलत नहीं होता है, आपका जवाब गलत होता है। आपकी जो कैपेसिटी अगर नहीं है जवाब देने की, तो प्रॉब्लम उसमें होता है। तो इसलिए एक प्रोफ़ेसर की जो कैपेसिटी है, लॉजिकल कैपेसिटी टू थिंक, आपकी राइटिंग और जो आर्टिकुलेशन है, ये आपका अच्छा होना चाहिए और फिर एक ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। प्रोफ़ेसर कैनॉट बी लाइक पॉलिटिशियन जो कि झूठ बोल दे, ये बोल दे। प्रोफ़ेसर में एक एक कैरेक्टर होना चाहिए। तभी आप स्टूडेंट को प्रभावित कर सकते हैं और तभी आप एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं स्टूडेंट के माध्यम से। Right. Thank you so much, sir. Vanisha, I hope this answers your question. So शिवनंदन ने एक सवाल पूछा था जीआरई के प्रोसेस से रिलेटेड। तो अगर आप हमें थोड़ा सा जीआरई के बारे में बताएं, एग्जाम के बारे में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या हिज क्वेश्चन वाज स्पेसिफिक टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो अगर आप उस पर भी फोकस करें। Yes, GRE, Graduate Record Examination, as you know the term. So that is if you are applying for US universities for PhD, so you need two, three things. One is that GRE score.
The second one would be your English test, which is TOEFL or IELTS for UK. The third thing that you need is SOP and your, of course, previous background of BA and MA, and your the amount of marks that you have got, the percentage of marks that you have got. So that also matters, because sometimes that becomes a deciding criteria for US universities. So if you're planning to write your GRE, you should ask yourself whether you can do basic maths of class 8 or 9 or not. The kind of questions which are asked in GRE, basically class 8, 9, maximum 10th level ke hote hain, not beyond that. So first is your that maths ka, or it's all about practice. Please remember that even if you have not done maths very well in your in class in your school, so it should not demotivate you. What you need, that you need to practice for 3, 4, 5 months maths, and you will get the level of whatever is required for the GRE. And speed matters. Timing is important. In bank PO, etc., bank PO management, the timing matters. So similarly for GRE, the timing is very crucial. That they'll ask you 50 questions and you have to answer in 30 minutes or so. So that is one. The second is the logical capacity to think and solve the puzzles. What happens that one paper is also logical reasoning. So in that, they'll ask you some of the questions which would be based on logical reasoning, and they ask for management also, they ask for PO, now civil services as well. So your ability to solve the puzzles, logical puzzles, so that again requires practice. It's nothing but the practice. So if you practice every day, your ability to solve the puzzles will enhance very drastically. The third thing would be your English language. You have to have a good vocabulary of English, and some capacity to write English. Because yeah, when you go to US universities, they'll ask you to write SOP, and then they expect to know a good English. So they'll expect the basic writing. It should not be very high literary or flowery kind of writing. If you can write very well at the basic level of, say, class 10, 12th level, so that should be enough for you to write the GRE test. But they take care of the grammatical incorrections. If you write a good English and correct English, so that's what they need. They do not expect that the students of other countries should have a great knowledge of the English language. They expect you to write whatever you write very correctly without any flaws, grammatical flaws. So that you should take care of when you're writing your SOP, or when they ask you to write an essay for this GRE test. So if you take care of all these things, I think GRE can be a good option for anybody who is planning to go for PhD in US. Right, so thank you so much, Shivdan. Yeah. I hope this answers your question. Yeah. So Anisha had asked about PhD process, admission process for PhD in life sciences. I think आपने cover कर दिया था, if the process is the same for all courses. Yes. यस, Okay. लाइफ साइंसेज में भी वही करना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या एमए में या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। 100 सवाल हो सकते हैं उसमें। नॉर्मली 80-85 के आसपास कट ऑफ हर एक साल वैरी करता है, तो मैं यह नहीं बोल पाऊंगा एग्जैक्टली कितना कट ऑफ होता है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उस एग्जाम में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी अप्लाई कर सकता है। साइंस का बच्चा कोई भी उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी है। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर, रंजीत ने सवाल पूछा है कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज से बीए करा है और टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आगे की पढ़ाई कैसे करें? अब देखिए, रंजीत नाम बताया था ना जी। तो रंजीत, अगर आप बीए इंग्लिश में किया है, तो आप अगर इंग्लिश में ही आगे जाना चाहते हैं, इंग्लिश टीचिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको एमए इंग्लिश कहीं अच्छी जगह से करना पड़ेगा। और फिर आपको पीएचडी में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप एमए इंग्लिश अच्छी जगह से करते हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी आपको खुल सकते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म में, या फिर ट्रांसलेशन के जॉब्स होते हैं, या फिर जो मीडिया में जॉब्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। बुक पब्लिशर जैसे आज के टाइम पे इंग्लिश एडिटर खोजते रहते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के एडिटर वो खोजते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन आप अगर प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया बिल्कुल वही है कि एमए कीजिए, एमए के बाद पीएचडी कीजिए, और पीएचडी के दरमियान कुछ आप थोड़ा-सा लिखना भी शुरू कर दें, एक आध आर्टिकल-वार्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दें, तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और नेट आप क्लियर करना पड़ेगा, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक के लिए।
तो नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर साइंस का कोई स्टूडेंट, उसको CISR का जो एग्ज़ाम होता है वो पास करना पड़ता है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप प्रोफ़ेसर के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में। Right. Thank you so much, sir. So we're a little short on time. So if you have any words of final words of motivation for these students जो अभी है हमारे साथ और जो बाद में ये वीडियो देखेंगे. देखिए बिहार के मैं हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, एक तो कि मैं ये बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल बहुत कैपेबल हैं। मैंने बिहार के बच्चों को देखा है, यहाँ से लेके पूरे विश्व में देखा है कि वो किस ढंग से मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी आप आगे जा सकते हैं, और आपकी जो कुछ एडवांटेजेज़ हैं, वो यह है कि आपका जो मैथ्स होता है उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। आपको जो एक फ्रीडम मिलता है वो भी वहाँ पे मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा-सा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेज़ी, जिस माध्यम से भी लिख रहे हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज पे फ़ोकस होना चाहिए, वो फ़ोकस नहीं हो पाता है। तो आप ज़रा लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश, वो हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेज़ी भी हो सकता है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और बिहार का बच्चा चूँकि मेहनती होता है, तो वो काफ़ी आगे जाता है। चाहे वो सिविल सर्विसेज़ की बात करूँ या IIT की बात करूँ, या फिर जो दूसरे एग्ज़ामिनेशन हैं वहाँ पे बात करूँ, और आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर भी कीजिए। आउट ऑफ बॉक्स भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको अगर आपका जो नज़रिया है वो अपने परिवेश से कहीं का भी निर्धारित होता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा आगे जाके थोड़ा-सा जो दूसरे परिवेश से सीख के आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। और बिहार के बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। मैं देखा हूँ कि सर हर एक जगहों पे काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं। और कोई कारण नहीं है कि आप अगर मेहनत करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें और सही जगह से आप गाइडेंस लें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आप बहुत अच्छा जा सकते हैं। और मैं आप ही की तरह के किसी एक स्कूल से शुरू किया था, गाँव के स्कूल से, और आज यहाँ पे हूँ, और रोज़ आप मुझे किसी न किसी फ़ॉर्म में कभी टीवी पे या दूसरी जगहों पे भी देखते ही होंगे। तो और मैं आप लोग के लिए एक तो कि हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप मेहनत कीजिए, डिसिप्लिन तो आप होते ही हैं, और थोड़ा-सा मेहनत कीजिए और सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल उतने ही अच्छे हैं जितने कि JNU या दूसरे जगहों के बच्चे हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और इसके साथ मैं रितिका। Yes, sir. जी, Thank you so much, sir, for these motivating words. And thank you so much आपने हमारे सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस को भी इतनी अच्छी तरह से आंसर करा और हमें JNU के बारे में जो आपने परसेप्शन दिया है और उसके एडमिशन प्रोसेस और स्पेशली फॉर ऑल द डिटेल्स ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर जो हमें शायद वेबसाइट से भी ठीक से समझ ना आ पाता. Thank you so much for this, sir. And with this, I'd like to end the session. Thank you very, very much for joining us. आपने हमें weekday पे join करा, which after a very busy day, I'm sure. So thank you very much, sir. thank you. Thank you so much, Ritika, and it was absolute honor and privilege interacting with my friends from Bihar, and I hope to see you again sometime. So all the best. Take care. Thank you so much, sir. Yeah.